प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए एक ही क्लास में हम पूरी साइंस क्लास करने वाले हैं दोस्तों। साइंस की जो ये मैराथन क्लास दोस्तों है ना, इसमें पूरी साइंस आ जाएगी। जो आपके फोर्थ ग्रेड का सिलेबस है ना, उसमें जितनी भी साइंस दी हुई है वो पूरी साइंस दोस्तों आपको इस एक ही क्लास में मिलने वाली है। ठीक है, तो इससे कंप्लीट आपकी साइंस की तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, आप साइंस में बेफिक्र रहो। साइंस के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं एक एक टॉपिक को मैं गहराई से पढ़ाऊंगा आपको, तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना इस क्लास में से साइंस के कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, साइंस में बेड़ा पार कराने वाली क्लास है ये। अगर इस क्लास को देखते हो तो आपके चतुर्थ श्रेणी में साइंस में बेड़ा पार है। ठीक है साथियों, तो चलिए शुभारंभ करते हैं। पहला अपना टॉपिक रहेगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। पहला टॉपिक कौन सा रहेगा दोस्तों? साइंस का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाला टॉपिक अपन पहले कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? यहां पर आपको बताना है भौतिक परिवर्तन कौन सा है। मोम का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, लोहे पे जंग लगना और श्वसन। तो यहाँ पर दोस्तों अपन देखें तो भौतिक परिवर्तन कौन सा हो रहा है? मोम का पिघलना यहाँ पर क्या है दोस्तों? एक भौतिक परिवर्तन हो रहा है। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं पहले अपन वो करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। ऐसे में साइंस का पूरा सिलेबस है वो इस एक ही क्लास में कवर हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि किसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। फलों का पकना, दूध का फटना, पानी का जमना, भोजन का पाचन। तो यहाँ पर देखिए अगर दोस्तों कि पानी का जमना दोस्तों है, ये यहाँ पर क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये कैसा परिवर्तन दोस्तों है? ये अपना भौतिक परिवर्तन है। तो जो भी सी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? इस बार आपसे पूछा है कि कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तार का हवा में जलना, गर्म करने पर तार का चमकना, अम्लीकृत जल की विद्युत अपघटन, चूने में पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करना। तो यहाँ पर कमेंट करना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर। तो भौतिक परिवर्तन की दोस्तों अगर आप बात करें यहाँ पर, तो भौतिक परिवर्तन किस में हो रहा है? तो वो दोस्तों अपने हो रहा है कि गर्म करने पर क्या करना दोस्तों? यहाँ पर गर्म करने पर तार का चमकना, इसमें क्या हो रहा है? भौतिक परिवर्तन हो रहा है। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अन्य से भिन्न है? यहाँ पर बताना अन्य से भिन्न कौन सी है। बर्फ का पिघलना, लोहे का जंग लगना, पानी का उबलना, क्रिस्टलीकरण। तो यहाँ पर कमेंट कीजिए कि चारों में से भिन्न कौन सी है। चारों में से एक भिन्न दोस्तों है, उसकी आपको पहचान करनी है। अन्य से भिन्न है वो है दोस्तों लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग लगना यहाँ पर क्या है दोस्तों? प्रक्रिया है वो अलग है, भिन्न हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? निम्न में से किसमें भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों शामिल है? मतलब जिसमें क्या हो रहा है? भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है और रासायनिक परिवर्तन भी शामिल है। ठीक है ना? तो देखिए, पेड़ों को काटना, फलों से सलाद बनाना, वस्तु का जलना, मोमबत्ती का जलना। कमेंट करेंगे दोनों में प्रक्रिया हो रही है, भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है और रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है। तो वो यहाँ पर क्या रहेगा? वो रहेगा दोस्तों मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती के जलने में क्या होता है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन भी होता है और भौतिक परिवर्तन भी होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी साथी यहाँ पर डी को राइट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भौतिक परिवर्तन हेतु सत्य है ना? भौतिक परिवर्तन के बारे में सत्य कथन कौन सा है? अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण, नव रासायनिक संगठन, उत्क्रमणीय या एक दिशीय। बताओ भाई, भौतिक परिवर्तन है इसके बारे में सही बात कौन सी कही हुई है? तो भौतिक परिवर्तन के बारे में अगर दोस्तों देखा जाए कि जो सत्य कथन है वो है दोस्तों कौन सा? अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण। ये बात क्या है? भौतिक परिवर्तन के बारे में बिल्कुल सही कही गई है। ठीक है, अगला है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? देखिए, पत्तियों से खाद बनना, पौधों की वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण, खींचा हुआ रबर बैंड। कमेंट करेंगे इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो वो यहाँ पर रहेगा खींचा हुआ रबर बैंड। खींचा हुआ रबर बैंड है वो क्या है? यहाँ पर अपना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है दोस्तों, एलपीजी का सिलेंडर से बाहर निकलकर द्रव में परिवर्तित होना कौन सा परिवर्तन है? कमेंट करना दोस्तों। एलपीजी गैस होती है ना, जो अपनी एलपीजी गैस होती है दोस्तों, उसका सिलेंडर से बाहर निकलकर द्रव में बदलना
रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन दोस्तों है, या दोनों है, या दोस्तों न रासायनिक है न और भौतिक है। तो यहाँ पर देखें अगर दोस्तों एलपीजी का सिलेंडर से बाहर निकलना है दोस्तों, क्या है यहाँ पर, ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, भौतिक परिवर्तन सही रहेगा। ठीक है, बहुत बार ऐसे सवाल आ जाते हैं और बच्चे इनको गलत कर देते हैं, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा है क्रिस्टलीकरण में शामिल है दोस्तों, क्रिस्टलीकरण में कौन शामिल होता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, या कोई परिवर्तन नहीं। तो क्रिस्टलीकरण की बात करें विद्यार्थियों, इसमें होता है भौतिक परिवर्तन। कौन शामिल होता है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन शामिल होता है। तो ये दोस्तों अपना पहला टॉपिक क्लियर होता है। इस टॉपिक से कुल 9 क्वेश्चन बने दोस्तों, 9 ही मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये क्या हो गया, अपना टॉपिक पूरा हो गया। अपना दूसरा टॉपिक दोस्तों आता है धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक। इस टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं अब अपन वो देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे पूरी साइंस खत्म करने वाले अपन। ठीक है, तो अगला सवाल पूछा है दोस्तों आपसे, जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो नहीं बनते, नहीं क्या बनता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है, जल नहीं बनता है, धातु ऑक्साइड नहीं बनते हैं, या अधातु ऑक्साइड नहीं बनता है। यहाँ पर पूछा है दोस्तों, प्रश्न को समझिए, जब अधातु ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करती है तो नहीं क्या बनता है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, अधातु ऑक्साइड नहीं बनते। क्या नहीं बनते हैं, अधातु ऑक्साइड दोस्तों है वो नहीं बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, 4th ग्रेड का पूरा कोर्स आपको हमारे पास एकदम 0 लेवल से मिल जाएगा। जिसने भी आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से आपको क्या करना है दोस्तों, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। यहाँ पर कंप्लीट कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 499 में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। इसमें सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आपको डर लग रहा है अब तो कम समय बचा हुआ, मैं तैयारी कैसे करूं, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। शानदार तरीके से कम समय में आपकी तैयारी हो जाएगी और आपका नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें पूरा सिलेबस है, संपूर्ण क्लासेज आपको मिल जाएगी। अगर आपको पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी में नहीं है। यहाँ पर कमेंट करना है कि इनमें से कौन सा दोस्तों तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी में नहीं आता है, धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं, या धातुक्रम, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों धातुक्रम है ना, धातुक्रम दोस्तों तत्वों की वर्गीकरण में श्रेणी में नहीं आता है। धातुक्रम ऑप्शन आपका सही है। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला पूछा है धातु का क्षय नहीं होता है, मैग्नीशियम नहीं होता है, लोहा, कैल्शियम, प्लेटिनियम। फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ पर खाली जगह भरनी है दोस्तों कि किस धातु का क्षय नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखें तो प्लेटिनियम का क्षय नहीं होता है। यहाँ पर आएगा प्लेटिनियम धातु का क्षय नहीं होता है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला पूछा है चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है। यहाँ पर बताना दोस्तों ऐसी धातु कौन सी है जिससे अपन चाकू से कट कर सकते हैं, सोडियम, तांबा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम। बताओ चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को अपन काट सकते हैं, तो वो होता है सोडियम। सोडियम दोस्तों होता है ना, इसको अपन चाकू से कट कर सकते हैं, इसकी एक खास बात होती है। ठीक है, अगला दोस्तों पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक है ना आघात वर्धनी होती है। यहाँ पर बताना है कि इन चारों में से कौन सी धातु सर्वाधिक आघात वर्धनी होती है। बताओ भाई सबसे अधिक आघात वर्धनी धातु कौन सी होती है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो वो होता है दोस्तों अपना आर्गन, जिसको क्या कहते हैं, एजी कहा जाता है। ये सर्वाधिक क्या होती है दोस्तों, आघात वर्धनीय धातु में शामिल होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा साथियों इनमें से कौन सी धातु एक द्रव है। द्रव कौन सी है दोस्तों, पारा, सोडियम, एल्यूमिनियम, जस्ता। बताओ धातुओं से इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सी धातु एक क्या है दोस्तों, द्रव है। तो द्रव की अगर बात करें यहाँ पर तो वो धातु कौन सी हो जाएगी, तो वो धातु होती है दोस्तों पारा। पारा है ना, पारा क्या होती है दोस्तों, एक द्रव धातु होती है। तो जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है। यहाँ पर कमेंट करना है कि निम्न में से किस धातु में क्या होती है दोस्तों, उच्चतम मतलब सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है। तांबा, जस्ता, चांदी या सोना। उच्चतम दोस्तों जो धातु की अगर बात करें कि जो इसमें क्या होती है, जिसमें उच्चतम धातु विद्युत चालकता होती है, तो वो धातु होती है चांदी। यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर,
चांदी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। इसमें क्या होती है सर्वाधिक दोस्तों, बिल्कुल विद्युत चालकता होती है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है ना, तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। ये तो मैं साइंस की क्लास लेके आया हूँ, इस क्लास में अपन साइंस पूरी पढ़ लेंगे। ऐसे ऐसे मैं आपके लिए हिंदी की एक क्लास लेके आ सकता हूँ, संविधान की एक क्लास, ऐसे ऐसे में क्या है दोस्तों अपन एक ही क्लास में पूरा सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं, ताकि आपको उसको बार बार दोबारा न पढ़ना पड़े। ठीक है, अगला पूछा है दोस्तों, लोहे धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को कहा जाता है। लोहे पे क्या करते हैं विद्यार्थियों, जिंक की परत चढ़ाते हैं, उससे क्या कहते हैं, जस्तीकरण, वल्कनीकरण या दोस्तों गैल्वेनीकरण या संक्षारण। फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर दोस्तों। लोहे की धातु पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, धातुएं अम्लों के साथ क्रिया पर बनती है ना। धातुएं दोस्तों होती है ना, वो अम्लों के साथ क्रिया कर बनती है। क्या बनती है दोस्तों, हाइड्रोजन बनती है, नाइट्रोजन, सल्फर या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा हाइड्रोजन बनती है विद्यार्थियों। धातु अम्लों के साथ में क्रिया कर क्या बनती है, हाइड्रोजन बनती है। तो जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए को सही कर रहा है, बिल्कुल आपका उत्तर राइट है। अगला सवाल, नीले तोते का सूत्र है। यहां पर कमेंट करेंगे नीले तोते का रासायनिक सूत्र कौन सा हो जाएगा। बहुत अच्छा सूत्र दोस्तों है, और सूत्र एक पक्का आएगा आपका एग्जाम में। तो यहां पर दोस्तों आपका क्या आएगा, फटाफट कमेंट कीजिए जी। नीले तोते का दोस्तों जो रासायनिक सूत्र होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, वो आपका रहेगा CuSO4 5H2O। तो यहां पर क्या रहेगा उत्तर, बी उत्तर आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा है, बिल्कुल अपना टॉपिक आ चुका है। हमने 2 टॉपिक पूरे कर दिए बहुत ही कम समय में। ठीक है ना, साइंस को अपन अगर इस तरीके से कवर करते हैं तो भी आपका नंबर आराम से आ जाएगा। साइंस के आप सारे के सारे क्वेश्चन है वो सही कर सकते हो। तो यहाँ पर अब अपना तीसरा टॉपिक आ चुका है, प्रकाश परावर्तन और उसके नियम। प्रकाश का परावर्तन आपने दोस्तों है ना 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो अपन को बताया कि प्रकाश का परावर्तन उसके नियम कौन कौन से है दोस्तों। क्या पूछा आपसे, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत, 25 सेमी या -25 सेमी। बताओ, एक समतल दर्पण की दोस्तों आपको बताना है कि फोकस दूरी कितनी होती है ना। तो एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। क्या आएगा उत्तर यहाँ पर, अनंत, बिल्कुल। तो जो भी यहाँ पर अनंत कमेंट कर रहा है, अनंत ऑप्शन आपका राइट है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा दर्पण लेंस, सौर भट्टियों, मचालों, सरस लाइटों और वाहनों की हेडलाइट में उपयोग में लिया जाता है। देखो वाहन होते हैं दोस्तों, उनकी जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा लेंस होता है, दर्पण होता है, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण। बताओ भाई, भट्टियों में, सरचों में है ना, सौर भट्टियों वगैरह वहां पर दोस्तों है ना, सरस लाइट हो गई, वाहनों की हेडलाइट है, इनमें कौन सा दर्पण है वो काम में लिया जाता है, तो वो होता है दोस्तों अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है उसमें, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला पूछा है दोस्तों आपसे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है। कमेंट करेंगे, उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा बनता है, तो ये बनता है ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। ठीक है ना, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव दोस्तों कैसा बनता है, ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। सी उत्तर आपका राइट है। जो भी यहां पर सी कमेंट कर रहा है शानदार। अगला पूछा है, वाहनों के साइड मिरर में पश्चिम दर्शक देखने तो कौन सा उपयोग लेते हैं। अब देखो, जो वाहन दोस्तों होता है उसके साइड मिरर होता है ना, जो कि अपन क्या है दोस्तों पीछे के वाहन को देखने में काम में लेते हैं। तो वो दोस्तों कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। बताओ, वाहनों के साइड मिरर के पश्चिम देखने हेतु किस लेंस का उपयोग करते हैं या किस दर्पण का उपयोग करते हैं, वो आपको बताना है। तो उसमें दोस्तों होता है उत्तल दर्पण। ठीक है ना, वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, एक आपतित किरण अभिलंब से 400 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना बनेगा। देखो यहां पर अगर क्या पूछे आपसे, यहां पर आपसे पूछा है दोस्तों कि एक आपतित किरण अभिलंब से क्या करती है दोस्तों, अभिलंब से 40 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो सीधी बात यहाँ पर परावर्तन कोण का मान दोस्तों है वो भी क्या रहेगा, वो भी दोस्तों 40 डिग्री रहेगा, वो भी क्या रहेगा 40 डिग्री रहेगा। अगला पूछा है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, समान दूरी पे बनता है,
आधी दूरी पे बनता है, दोगुनी दूरी पे बनता है, या कुछ कहा नहीं जा सकता। बताओ समतल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है दोस्तों? तो वो अपना बनता है समान दूरी पर। दर्पण है समतल तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? समान दूरी पे बनेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, देखिए क्या पूछा दोस्तों, कैलाइडोस्कोप का उपयोग होता है। बताओ भाई क्या पूछा दोस्तों आपके सामने? बिल्कुल पूछा है कैलाइडोस्कोप का उपयोग किस में होता है? भांति भांति की पैटर्न बनाने में, नई आकृति की कल्पना करने में, वस्त्रों की नई डिजाइन बनाने में, या उपरोक्त सभी में? तो इसका उपयोग दोस्तों होता है उपरोक्त सभी में, तीनों में इसका उपयोग होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, परावर्तक पृष्ठ हो सकती है दर्पण, चम्मच व प्लेट, पानी की पृष्ठ, या उपरोक्त सभी? परावर्तक पृष्ठ कौन हो सकती है दोस्तों? तो यहाँ पर जहां पर आपको उपरोक्त सभी देखे वहां पर थोड़ा आपको आइडिया लगाना है, थोड़ा प्रश्न को समझना है। परावर्तक पृष्ठ कौन? देखो दर्पण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, चम्मच व प्लेट भी हो सकती है, पानी के पृष्ठ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा है, एक 150 सेमी लंबाई की आदमी का अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी लंबाई का दर्पण होना चाहिए? आदमी कितना दोस्तों है? एक आदमी दोस्तों है वो 150 सेमी की लंबाई वाला है, उसकी लंबाई 150 सेमी दोस्तों है। अब उसको क्या करना है? अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उसके लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो दर्पण उसके लिए चाहिए 75 सेमी का। अगर हमारे पास में 75 सेमी का दर्पण दोस्तों है, तो उसमें क्या है दोस्तों, 150 सेमी का व्यक्ति है वो अपने पूरा दर्पण देख सकता है, प्रतिबिंब देख सकता है दर्पण में। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? 75 cm का दर्पण चाहिए भाई। अगला सवाल, अब देखिए अपना टॉपिक आ चुका है आनुवंशिकी से संबंधित शब्दावली। आनुवंशिकी से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये पूरा टॉपिक अपन खत्म करने वाले एक ही बार में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या पूछा आनुवंशिकी से? आनुवंशिकी में सम्मिलित होता है, इसमें कौन कौन दोस्तों आता है? वंशागति का अध्ययन, विभिन्नताओं का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन, वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन। बताओ भाई आनुवंशिकी में कौन आता है, ये आपको बताना है। तो आनुवंशिकी में दोस्तों कौन कौन आता है? इसमें वंशागति और विभिन्नताएं आती है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। जो भी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल, आनुवंशिकी इकाई है ना, इकाई क्या कहलाती है? विभिन्नताएं कहलाती है, जीन, गुणसूत्र, केंद्रक। बताओ आनुवंशिकता की इकाई क्या कहलाती है? जीन कहलाती है दोस्तों। आनुवंशिकता की इकाई जीन कहलाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जिसने भी आरपी स्टडी से कोर्स ज्वाइन किया है, मात्र 499 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ आपको सारा कंटेंट मिलेगा इसके अंदर, बिल्कुल बेसिक से आपको मिलेगा, जीरो लेवल से जो क्लासें हो गई वो भी आपको मिल जाएगी। यूं ना समझो मैं लेट हो गया, अभी भी लेट नहीं हो, अभी भी आप तैयारी कर सकते हो। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप। अगर दूसरे से पेमेंट करना है, कोई भी जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, जीन का वैकल्पिक रूप जो एक लक्षण के है ना विपर्यासी जोड़ों को निरूपित करता है, उसे क्या कहते हैं? यहां पर अपन थोड़ा सा प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? जीन का वैकल्पिक रूप जो एक लक्षण के विपर्यासी जोड़े को निरूपित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उन्हें कहते हैं एलील। क्या कहते हैं उन्हें दोस्तों? एलील कहा जाता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी सही है। अगला पूछा है, लक्षणों का वह जोड़ा जिसमें दोनों जीन समान हो, उसे क्या कहते हैं? लक्षणों का वह जोड़ा दोस्तों जिसमें दोनों जीन समान हो, तो उसे कहते हैं समयुग्मी। क्या कहेंगे उसे दोस्तों? समयुग्मी कहा जाता है। दोनों युग्म समान है। ठीक है, सिंपल है ये तो। अगला पूछा है दोस्तों, जीनोटाइप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर कमेंट करेंगे जीनोटाइप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। ये किसी जीव का बाहरी भौतिक स्वरूप होता है? बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। ये वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है? ये भी नहीं होता है। इनमें नग्न आंखों से देखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं देख सकते दोस्तों इसे। ये किसी जीव का आनुवंशिकी संगठन या संरचना को प्रदर्शित करता है? बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जीनोटाइप क्या होता है दोस्तों? जीनोटाइप दोस्तों होता है ना, वो ये किसी जीव के आनुवंशिक संगठन या संरचना को प्रदर्शित करते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी डी बता रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, एक साथ दो विपर्यासी लक्षणों का वंशागति का अध्ययन कहलाता है। एक साथ में क्या करना दोस्तों? एक साथ में दो विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वो आपको बताना दोस्तों।
तो देखिए दोनों ही विपरीत लक्षण है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, द्विसंकरण क्रॉस आएगा। क्या आएगा, द्विसंकरण क्रॉस। अगला सवाल एफ, यहां पर दोस्तों है ना, यहां पर F1 है। क्या है दोस्तों, F1। F1 संतति का किसी भी पैतृक के साथ क्रॉस करवाना कहलाता है। अगर अपन क्या करते हैं दोस्तों, F1 के साथ किसी भी पैतृक के साथ इसका क्रॉस करवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आउट क्रॉस, परीक्षण क्रॉस, ब्रेक क्रॉस या दोस्तों टेस्ट क्रॉस। तो F1 संतति के साथ किसी भी पैतृक का क्रॉस करवाना है उसे कहते हैं दोस्तों बैक क्रॉस। क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहा जाता है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी सही है। अगला पूछा है दोस्तों, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स भागों के मध्य अंतर परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, संलग्नता कहलाता है, घातकता कहलाता है, प्रभाविता या दोस्तों जीव विनिमय कहलाता है। तो बिल्कुल उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं जीव विनिमय। ठीक है, डी सही है। अगला प्रश्न पूछा है, किस घटना में F1 पीढ़ी, बिल्कुल F1 पीढ़ी दोनों जनकों में मिलती है। कमेंट करना है कि किस घटना में F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती है दोस्तों। तो वो घटना होती है सप्रभाविता। इसमें F1 पीढ़ी दोस्तों है ना, ये दोनों जनकों से मिलती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रति कोशिका गुणसूत्र का केवल एक सेट उपस्थित हो तो कोशिका कहलाती है। अगुणित कहलाती है दोस्तों, द्विगुणित, त्रिगुणित या बहुगुणित। बताओ भाई, प्रति कोशिका गुणसूत्र का केवल एक सेट उपस्थित है दोस्तों तो वो कोशिका कैसी कहलाती है, तो उसे कहते हैं दोस्तों अगुणित प्रतिका। कैसी दोस्तों, अगुणित कोशिका कहलाती है। देखिए अगला दोस्तों अपना टॉपिक है मानव शरीर। मानव शरीर से जो क्वेश्चन आता है ना भाई साहब, बहुत गजब के सवाल आते हैं। तो चलिए देखते हैं मानव शरीर से आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। पहला सवाल पूछा है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली इकाई कौन सी होती है। ऐसी इकाई जो क्या करती है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है, तो वो होती है दोस्तों बिल्कुल कंडरा, जिसे अपन कह सकते हैं दोस्तों बिल्कुल टेंडन। ये क्या करता है दोस्तों, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। अगला सवाल पूछा है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम कौन सा है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि दोस्तों होती है, वो कौन सी होती है, फटाफट कमेंट कीजिए। स्टेपीज। स्टेपीज वो क्या है, शरीर की दोस्तों सबसे छोटी अस्थि होती है। अगला है दोस्तों करोटी, है ना, करोटी में अस्थियों की संख्या होती है। कमेंट करेंगे करोटी में दोस्तों कितनी अस्थियां होती है। तो करोटी में अस्थियां होती है वो होती है 22। ठीक है ना, करोटी में कुल कितनी अस्थियां होती है, यहाँ पर 22 अस्थियां होती है दोस्तों। जो भी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है ए सही है। अगला पूछा है, प्रत्येक पाद में अस्थियों की संख्या होती है। प्रत्येक पाद में अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो प्रत्येक पाद में अस्थियां होती है वो होती है 30। ठीक है। अगला सवाल पूछा है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या यकृत में। देखो भोजन का पाचन वगैरह जो होता है दोस्तों वो शरीर के कौन से भाग में होता है, ये होता है छोटी आंत में। पाचन का काम करती है छोटी आंत। अगला पूछा है, बड़ी आंत हेतु सही कथन है। ये दो भागों में बटी होती है। ये अन्वेष अवशोषण हेतु मुख्य स्थल है। इसमें अंतिम बचे भोजन जल औषधि का अवशोषण होता है, या इसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है दोस्तों। तो देखिए बड़ी आंत के बारे में सही कथन कौन सा है यहाँ पर, तो बड़ी आंत के बारे में कहा गया है कि इससे क्या होता है, इसमें अंतिम बचे भोजन का या जल का या औषधि का उसमें क्या होता है, अवशोषण होता है। ये बात बिल्कुल क्या है दोस्तों, बड़ी आंत के बारे में सही कही गई है। ठीक है। अगला सवाल, वक्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी है। यहाँ पर कमेंट करना है, वक्र की दोस्तों संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कौन सी होती है दोस्तों, तो वो है यहाँ पर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है दोस्तों, वक्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अगला सवाल पूछा है, मानव वक्र द्वारा प्रतिदिन निस्संदेह किए जाने वाले द्रव की मात्रा होती है ना। मानव वक्र द्वारा दोस्तों प्रतिदिन निस्संदेह है ना निस्यंद किए जाने वाले द्रव की मात्रा कितनी होती है, तो उसकी मात्रा होती है दोस्तों वो अपने होती है 180 लीटर। बिल्कुल कितनी होती है यहाँ पर, 180 लीटर। ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है आपका उत्तर बिल्कुल राइट है। अगला पूछा है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन सी है। कमेंट करेंगे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, ये आपको बताना है। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा लगभग टाइपिंग मिस्टेक है, 1 से 8 लीटर लगभग लिख रहे होंगे, इन्होंने क्या कर दिया 180 लीटर लिख दिया ना,
प्रतिदिन में 180 लीटर तो भाई मुश्किल है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसका मैं अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, अगला पूछा है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, ये किसकी होती है बताओ भाई। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है वो कौन सी होती है, तो वो दोस्तों अपनी होती है न्यूरॉन। ठीक है, अगला है तंत्रिका कोशिका में आवेग प्रवेश करते हैं, द्रवांश द्वारा करते हैं, तंत्रिका द्वारा करते हैं, कोशिकाएं द्वारा करते हैं, या सिनेप्स दरार से करते हैं। तंत्रिका तंत्र में आवेग प्रवेश कहाँ से करते हैं वो आपको बताना है। तो आवेग प्रवेश करते हैं आपके द्रवांश द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला पूछा है, भूख प्यास और तापमान का केंद्र स्थित है ना। भूख प्यास तापमान का केंद्र दोस्तों होता है वो किस में होता है, तो वो दोस्तों होता है हाइपोथैलेमस में। किस में होता है, हाइपोथैलेमस में। दूध स्त्रावण व प्रसव पीड़ा हेतु उत्तरदायी हार्मोन है। दूध स्त्रावण और प्रसव पीड़ा हेतु उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है वो आपको बताना है दोस्तों। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। तो वो हार्मोन दोस्तों होता है कौन सा, वो होता है बिल्कुल आपका ऑक्सीटोसिन। बी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतिरक्षा में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो बिल्कुल वो अपना कौन होता है, वो होता है बिल्कुल एडीएच। एडीएच क्या करता है दोस्तों, एडीएच जो होता है वो क्या करता है यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर एडीएस नहीं आएगा भाई। यहाँ पर क्या पूछा है, प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका, तो वो होता है बिल्कुल आपका थाइमोसिन। ठीक है ना, थाइमोसिन सही है। अगला पूछा है, मानव शरीर में गैसीय विनिमय हेतु मुख्यतः सतह उपलब्ध करवाता है। गैसीय विनिमय हेतु दोस्तों मुख्यतः सतह उपलब्ध कौन करवाता है, ये आपको बताना है। तो गैसीय जो दोस्तों विनिमय होता है उसमें कुपिका होती है ना, ये क्या करती है, सतह उपलब्ध करवाती है। अगला पूछा है, वयस्क व्यक्ति की सामान्य श्वसन दर होती है। एक वयस्क व्यक्ति के दोस्तों आपको बताना है श्वसन दर कितनी होती है। बिल्कुल वयस्क व्यक्ति की दोस्तों अगर देखें अपन तो उसकी सामान्य श्वसन दर होती है दोस्तों, वो होती है 18 से 15 प्रति मिनट। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, सी कमेंट कर रहा है, सी सही है। अगला पूछा है, रक्त का पीएच मान होता है। कमेंट करेंगे दोस्तों, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो वो होता है 7.4 रक्त का पीएच मान। ठीक है, अगला सवाल है, मानव शरीर में थक्का बनने में सहायक है। मानव शरीर में दोस्तों जो थक्का बनता है ना, वो थक्का बनने में सहायक कौन होता है। मानव शरीर में जो थक्का बनता है उसमें सहायक होता है प्लेटलेट्स। कौन होते हैं, प्लेटलेट्स दोस्तों। अगर आपने अब तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें दोस्तों हैं वो और भी मिलती रहे। अगला पूछा है, मानव हृदय में शुद्ध रक्त रहता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त रहता है दोस्तों किस भाग में रहता है, तो शुद्ध रक्त रहता है दोस्तों वो अपने रहता है बाएं भाग में। ठीक है ना, हृदय के बाएं भाग में क्या रहता है, अपना शुद्ध रक्त रहता है। अगला पूछा, शुक्राणु को चलने में सहायता करते हैं। शुक्राणुओं को चलने में दोस्तों सहायता कौन करता है, मध्य भाग, सिर, मांसपेशियां या पुंछ। बताओ, शुक्राणु को चलने में सहायता प्रदान करता है वो करता है पुंछ। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी सही है। अगला पूछा है, नर प्राथमिक लैंगिक अंग है। यहाँ पर कमेंट करेंगे, नर प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है, तो वो है वृषण। वृषण यहाँ पर क्या है दोस्तों, नर प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। ठीक है, अब है क्या है, अपने आ चुके मानव रोग। अगला टॉपिक अपना क्या रहेगा दोस्तों, मानव रोगों से संबंधित रहेगा। ठीक है, ये अपना लास्ट टॉपिक है, फिर साइंस का बेड़ा पार। साइंस में इससे बाहर कुछ नहीं है, ध्यान से सारे प्रश्न पढ़ के याद कर लेना। ठीक है, अगला पूछा, कौन सा एक वायरस रोग नहीं है। यहाँ पर बताना वायरस रोग कौन सा नहीं है, रेबीज, चिकन प्लॉक्स, पोलियो या दोस्तों लेप्रोसी। बताओ कौन सा एक वायरस जनित रोग नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर फटाफट एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे, तो वो होता है दोस्तों यहाँ पर लेप्रोसी, जो है कि आपका वायरस जनित रोग नहीं है। अगला पूछा है, वायरल रोग कौन सा है। यहाँ पर कमेंट करेंगे, वायरल रोग होता है वो इनमें से कौन सा है, तो वो है दोस्तों बिल्कुल स्मॉल पॉक्स। कैसा रोग है दोस्तों, वायरल रोग है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ने से पहले जिसने कोर्स नहीं लिया है फटाफट ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करें। अगला पूछा है दोस्तों, बीसीजी वैक्सीन किस रोग के विरुद्ध है। फटाफट कमेंट करेंगे, जो बीसीजी वैक्सीन होती है वो किस रोग के विरुद्ध होती है ना। बीसीजी वैक्सीन है वो किस रोग के विरुद्ध है वो आपको बताना है।
तो ये है दोस्तों टीबी के विरुद्ध। किसकी वैक्सीन है ये? टीबी की वैक्सीन है दोस्तों है। अगला पूछा है विडाल टेस्ट में किस रोग की पहचान की जाती है? विडाल टेस्ट होता है ना, इससे किस रोग की पहचान होती है? तो विडाल टेस्ट है दोस्तों टाइफाइड की पहचान होती है। किसकी पहचान होती है? टाइफाइड की। अगला पूछा है हैजा रोग का मुख्य कारक है। हैजा रोग का मुख्य कारक क्या होता है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो हैजा रोग का मुख्य कारक होता है दोस्तों जीवाणु। कौन होता है? जीवाणु। ठीक है। अगला है मलेरिया का वाहक है। मलेरिया का वाहक कौन सा होता है दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए। मलेरिया का वाहक होता है दोस्तों, वो कौन होता है? तो वो होता है दोस्तों मादा एनाफ्लीज। इससे क्या होता है दोस्तों? मलेरिया। बिल्कुल, मलेरिया वो मच्छर से फैलता है, यह भी अपन को पता है। अगला पूछा निम्न में से कौन सा रोग कवक जनित होता है? कवक जनित रोग कौन सा होता है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो कवक जनित रोग होता है दाद। दाद होती है दोस्तों, वो किससे होती है? कवक से होती है। अगला पूछा है निम्न रोगों में से कौन सा रोग संबंधित विटामिन की कमी से सही नहीं है? रिकेट्स विटामिन डी से, हेमरेज विटामिन के से, बेरी विटामिन बी से, रतौंधी विटामिन सी से। अरे मेरे भाई यहाँ पर डी को ध्यान से देखो, डी ऑप्शन को ध्यान से देखो भाई साहब, है ना। रतौंधी है ना, वो विटामिन ए से होता है। रतौंधी विटामिन ए, विटामिन सी से स्कारवी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा असंगत है? ऑप्शन डी आपका असंगत है। ठीक है। अगला सवाल निम्न में से आनुवंशिक रोग नहीं है। कौन सा रोग अपना आनुवंशिक रोग दोस्तों नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों मैरेम्स होता है, मैरेम्स, ये एक आनुवंशिक रोग है, वो दोस्तों नहीं है। ठीक है। और ये अपने क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी से होने वाला रोग है। प्रोटीन और कैलोरी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो वो होता है बिल्कुल मैरेम्स। ठीक है, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। तो ये अपने साइंस की शानदार क्लास थी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों। पसंद आई तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी ऐसी क्लासें दोस्तों हैं वो और भी आपके सामने लेके आ सकूं। ठीक है। तो चतुर्श्रेणी का पूरा कोर्स 499, चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट का पूरा कोर्स 299, रीट का कोर्स 799 और BSTC कोर्स 699। जिसने भी आपको डाउनलोड नहीं किया वो ऐप को डाउनलोड कर लो। अगर दूसरे से पेमेंट करवाना है, कोई भी समस्या आ रही है, तो ये देखो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर क्या करें आप कॉल या मैसेज करें। ठीक है साथियों, और कमेंट करें कि ये क्लास आपको कैसी लगी। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।